दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक ग्रुप के 2 रिहायशी टावर को अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। इन 2 टावर्स में 600 से ज्यादा लोग अपने फ्लैट बुक करा चुके हैं। जिनका आशियाना बचेगा या टूटेगा ये अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों टावर में फ्लैट बुक कराने वाले 53 लोगों का पैसा 30 दिन में लौटाने का हुक्म दिया है। सवाल सिर्फ 2 टावर में घर खरीदने वालों का नहीं है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक ऐसे लाखों फ्लैट्स हैं जिन्हें खरीद कर लोग फंस चुके हैं। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या लोगों को फ्लैट के नाम पर धोखा बेचा जाता है या बेचा जा रहा है। आखिर कैसे बन और बिक रहे हैं जुगाड़ के घरौंदे। महानगरों में अपनी छत के नाम पर क्या लोगों को धोखा और फरेब ही मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदने वालों को तो ऐसा ही लगता है। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब लोगों को एक ही नसीहत दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में मकान खरीदना हो तो पहले 100 बार सोच लेना। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में फ्लैट बुक कराने वालों को ये चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले में सुनाई दे रही है। नोएडा सेक्टर 93 में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट के 2 विवादित टावर में फ्लैट बुक करवाने वाले 53 लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिल्डर को निर्देश दिया कि वो 30 अगस्त तक लोगों का मूल धन वापस लौटाए। Supreme Court kind of insisted that the builder must fulfill his own commitment that he gave to the buyers. So they have ordered that the principal amount that is due from the builder should be given to all of us by the 30th of August and the interest compounded should be paid by 30th of October. एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के एपेक्स और सियान टावर में फ्लैट बुक कराने वाले 53 लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली है, लेकिन बाकी लोगों पर आफत बरकरार है। इन दोनों टावर्स में कुल 857 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 600 बिक चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के एपेक्स और सियान टावर्स को अवैध घोषित कर दिया था। एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों टावर यूपी अपार्टमेंट एक्ट के खिलाफ बने हैं, लिहाजा इन्हें ध्वस्त किया जाए। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि बिल्डर ने 24 मंजिल की मंजूरी लेकर 40 मंजिला टावर बना दिए, जिससे पहले से बने टावरों में रोशनी और हवा आना भी मुश्किल हो गया। हाई कोर्ट ने बिल्डर को निर्देश दिया था कि वो फ्लैट बुक कराने वालों का पैसा 4 महीने के अंदर 14% ब्याज के साथ लौटाएं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेटस को कर दिया। तो वो एक सुपरटेक वो प्ली ले रहा था कि क्योंकि सुपरटेक ने स्टेटस को कर दिया तो अब मैं रिफंड नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जो अंडरटेकिंग है वो पहले ही बायर्स को दे चुका था और काफ़ी बायर्स ने उस अंडरटेकिंग के तहत अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दी थी सुपरटेक के साथ। लेकिन आज जो फैसला आया है मोस्टली वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए आया है। हाई कोर्ट के फैसले को बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दे रखा है। बिल्डर ने तब अदालत में कहा था कि वो लोगों का पैसा लौटाने को तैयार है, जिस पर 53 लोगों ने अपनी रकम वापस लेने की इच्छा जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन लोगों को तो फ्लैट के बदले अपनी जमा पूंजी वापस मिल जाएगी, लेकिन बाकी 550 लोगों का क्या होगा? सवाल सिर्फ सुपरटेक ग्रुप के इन 2 विवादित टावर्स का नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट बुक कराने वाले 60,000 से ज्यादा लोगों के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हाल ही में पतवाड़ी गांव के किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिए
कि वो 1 महीने में किसानों को उनकी जमीन और फ्लैट बुक कराने वालों को उनका पैसा वापस करवाए। ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन रामारमन, एडीएम एलए शिशिर कुमार और कलेक्टर एवी राजा मौली के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया और कहा कि 1 महीने के अंदर 19 जुलाई 2011 को जो आदेश हुआ है उसका कंप्लायंस कर दिया जाए, अर्थात 589 हेक्टेयर ज़मीन किसानों को वापस कर दिया जाए। अथॉरिटी एक बुकलेट जारी करे जिसमें डिटेल खसरा वाइज बताए किस गांव की ज़मीन किस बिल्डर्स को अलॉट किया गया है। देश में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई ढंग का कायदा कानून न होने का खामियाजा देश के लगभग हर महानगर में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी से बेघर हुए लोगों के आंसू अब तक सूखे नहीं हैं और हाल ही में बीएमसी ने गोरेगांव इलाके में एक इमारत की 11 मंजिलें ध्वस्त करने का नोटिस दिया है, क्योंकि बिल्डर ने 4 मंजिल बनाने की मंजूरी लेकर 15 मंजिला टावर खड़ा कर दिया था। दिल्ली एनसीआर हो या फिर मुंबई, हर जगह एक ही तरह की समस्या सामने आ रही है। कहीं बिल्डर ने मंजूरी से ज्यादा फ्लोर बना दिए हैं, तो कहीं इको सेंसिटिव जोन में इमारतें बना दी गई हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें दोष किसका है? फ्लैट बुक कराने वालों का, बिल्डरों का, या फिर उन सरकारी एजेंसियों का जो निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती हैं? आम लोगों को ये पहेली भी समझ में नहीं आती कि जिन इमारतों पर बाद में कानूनी विवाद शुरू होता है, उनमें फ्लैट बुक कराने वालों को बैंक लोन कैसे देने लगते हैं। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो करीब 1 लाख फ्लैट किसी न किसी कानूनी झमेले में फंसे हुए हैं। मुकदमों के चलते निर्माण कार्य रुके हुए हैं और इन हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करा चुके लोग ईएमआई भरने को अभिशप्त हैं। कुछ इस उम्मीद में कि कभी तो उनका घर मिलेगा और कुछ मजबूरी में, क्योंकि बिल्डर उनकी रकम लौटाने के लिए हाथ खड़े कर देते हैं। नोएडा में ललित मोहन के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए इस अहम मुद्दे पर बड़ी बहस हम शुरू करते हैं। इस बहस में आज कौन कौन हमारे साथ यहां पर है, हम बता दें। आर.के. अरोड़ा, सीएमडी सुपरटेक ग्रुप, इनको आना था लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी कर दी। वादा खिलाफी मतलब इन्होंने अब तक शो में हमसे कहा कि मैं आऊंगा, और शो से 5 मिनट पहले अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि आर.के. अरोड़ा साहब सुपरटेक बिल्डर के जो सीएमडी हैं वो नहीं आ रहे हैं। अब डर इस बात का है कि वादा खिलाफी की आदत सुपरटेक ग्रुप की जो है वो इन्होंने यहाँ पर भी निभाई है, और खैर उस मुद्दे पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। हमारे साथ परविंदर भाटी साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो कि किसानों के एडवोकेट हैं। गुरजीत सिंह हमारे साथ होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया राजेंद्र नगर के मैनेजर। अभय कुमार हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, सीएमडी हैं आप गृह प्रवेश बिल्डर्स के। इसके अलावा आर.के. कपूर साहब हैं हमारे साथ यहाँ पर, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ अनु खान हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं निफोमा के, ये कहलाता है कि नोएडा स्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन। इसके अलावा विनीत वर्मा हैं हमारे साथ यहाँ पर, जो कि एक इन्वेस्टर हैं। अभय कुमार साहब, आपके साथी तो भाग गए, शो में आए नहीं वादा करके भी, आपके तो अच्छे दोस्त होंगे वो। नहीं, इसमें जहाँ तक ये बात है, अब वो क्यों नहीं आए इसके बारे में मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप जानते हैं वो क्यों नहीं आए? नहीं, ऐसा मुझे सचमुच नहीं पता है। मुझे पता होता तो मैं जरूर अरोड़ा साहब को। नहीं, इसमें पता होने की क्या बात है? इस डिबेट में जितने लोग बैठे हैं और जितने इसको देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि आर.के. अरोड़ा क्यों भाग गए, क्यों नहीं आए। नहीं, आर.के. अरोड़ा भाग तो नहीं सकते ना, वो उनको तो आज नकल तो आना ही पड़ेगा सामने, मीडिया के सामने, सारे अथॉरिटीज के सामने तो आना ही पड़ेगा। अब आज क्यों नहीं आ पाए, इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है, इसके ऊपर मैं कुछ खास कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप भी एक बिल्डर हैं, गृह प्रवेश बिल्डर आप का बैनर है और उसके तहत आप मकान वगैरह बनाते हैं। ये सुपरटेक का जो मामला है, जो दोनों टावर हैं फिनिशिंग स्टेज पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को ऑर्डर इस पे दे रखा है, आपको नहीं लगता कि इनके जो इन्वेस्टर हैं, जो बायर्स हैं, उनके सिर पर अब एक तलवार लटक रही है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक ईएमआई का बोझ है, और अगर फैसला इनके विपरीत आया तो फिर तो कहने ही क्या। इनके आपने मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी का हाल देख ही लिया है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो रूलिंग आ ही गया है, और इसके तहत अब सुपरटेक को पैसे लौटाने का उन्होंने निर्देश मंशा नहीं, लेकिन उनकी हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो उन्होंने दिए नहीं पैसे। कुछ लोगों को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, और तब कहा गया कि भैया इनको कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाने, इनका पैसा इनको वापस करो 30 दिन के अंदर। नहीं, अब मंशा हो या ना हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, अब उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कोई है नहीं भारत में। ये आर.के. अरोड़ा साहब को मानना पड़ेगा ना, आप जैसे बिल्डर्स को मानना पड़ेगा।
नहीं, हम लोग तो बिल्कुल जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसको मानने के लिए हम लोग बाध्य हैं, और जो भी कोर्ट का निर्देश आता है उसको तो हम लोग हर हालत में उस चीज पर अमल करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश तो अरोड़ा साहब ने माना नहीं भाई। आप मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि एक तो अरोड़ा साहब नहीं है, और वो जिस भूमिका में होते एक बिल्डर की हैसियत से आप मेरे पास हैं, तो आप ज्यादा उनकी मनोस्थिति को बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अरोड़ा साहब के पास एक प्रावधान तो था ही ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हैं। ठीक है। सो उन्होंने उस चीज को पर अमल किया। वो तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ रूल्स वायलेशन किया ही नहीं है। अब ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट का मैटर है, लेकिन अभी जहां तक बात है कि उनके पास एक रास्ता था सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, वो उन्होंने किया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया है कि सारे इन्वेस्टर्स को, सारे बायर्स को जो भी ऑप्ट आउट करना चाहते हैं उनको पैसे लौटाने हैं, तो उनको लौटाने पड़ेंगे। इसमें अब तो कोई दो मत है ही नहीं कि उनको उस चीज पे अमल करना पड़ेगा। अब वो उसको किस तरीके से अमल में लाते हैं ये अरोड़ा साहब पे डिपेंड करता है। ये अरोड़ा साहब पे डिपेंड करेगा। अगर वो बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए एक मंच तलाश रहे थे तो इससे बेहतर कोई मंच हो नहीं सकता था। लेकिन अभी भी उनका शायद मन साफ नहीं है, यही कहा जा सकता है, क्योंकि वो वादा करके भी डिबेट में नहीं आए। अब जस्टिफिकेशन दे सकते थे यहाँ पे जी, अगर उनके पास कोई जस्टिफिकेशन थी तो वो दे सकते थे। मेरे ख्याल जस्टिफिकेशन होगा नहीं उनके पास, वो फंस गए। क्योंकि इससे पहले जब हाई कोर्ट का आदेश आया था पैसे लौटाने के लिए, और ये कहा गया था कि भाई ये 24 की इजाजत मिली थी और 40 बना ली गए, तब भी उन्होंने कहा था कि कोर्ट हमारा पक्ष ठीक ढंग से समझ नहीं पाया, हमने कोई रूल वायलेशन किया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उनके पास कोई जवाब बनता नहीं होगा, इसलिए शायद वो आए नहीं। आर.के. कपूर साहब, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं, और इन्वेस्टर्स तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर्स तो एक इंटरेस्ट के तहत इन्वेस्ट करते हैं, जो बायर्स हैं जिन्होंने घर खरीदा है, उनकी मनस्थिति क्या होगी इस वक्त? देखिए, साइकोलॉजिकली जो सारी उम्र पैसा इकट्ठा करता है एक घर बनाने के लिए, आम आदमी के लिए, कि जो मिडिल क्लास का आदमी है वो सारी उम्र पैसा इकट्ठा करके घर बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब वो पैसा उन्होंने लगा भी दिया, और इस तरह से जो इलीगैलिटीज़ हैं, देखिए जो रूल ऑफ लॉ वो प्रिवेल तो करना चाहिए, लेकिन आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि क्या रियली अपार्टमेंट एक्ट की वायलेशन हुई या नहीं हुई है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया एक्ट की वायलेशन हुई या नहीं हुई है। वो क्योंकि बाकी सब ने अप्लाई किया होता है वो भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है पब्लिक के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास वाले हों या दूसरे हों, जितने भी लोग ये इन्वेस्ट करते हैं इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट में मकान के लिए, उनके लिए अब एक तरह से एक कॉशन है कि आइंदा इन्वेस्ट करने से पहले उनको किसी लीगल एडवाइजर की ओपिनियन ले लेनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। क्योंकि अब तो आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन है इतनी ओपन हो चुकी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, तो आरटीआई के थ्रू अप्लाई करके वो ये जान सकते थे कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, कितनी स्टोरीज अप्रूव्ड है, और क्या क्या उनको सैंक्शन मिली हुई हैं। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि मान लो जब जैसे इसमें मुद्दा है, अब इनके पास डिफेंस है कि हमें सैंक्शन मिली हुई है, लेकिन जो सैंक्शन मिली हुई है वो देखिए वो तो एक ऑफिसर है, ऑफिस में बैठे हुए सैंक्शन दे दी। अब वो सैंक्शन एक्ट के प्रावधान के मुताबिक है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन अब जो हाईकोर्ट का फैसला अधिकारी ही देखेगा ना कपूर साहब, ये तो इसीलिए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो जजमेंट है, देखिए बहुत कंप्रिहेंसिव जजमेंट है, एंड आई थिंक इट्स ए गुड जजमेंट फॉर द पब्लिक। और ये क्वेश्चन है कि उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है कि जितनी इलीगैलिटीज हैं उसमें दोज हु आर इन द ऑफिस, जो ऑफिस में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है, अप्रूव किया है, दे शुड आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड, कि जानते हुए भी इसमें के वायलेशंस हो रही हैं फिर भी अप्रूवल दे दी है। इसलिए मेरे ख्याल में जब तक उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, आइंदा भी एक बहुत बड़ा सबक नहीं होगा, तो क्रिमिनली प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट जो आगे से कोई फ्यूचर में करेगा और कम से कम जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो पब्लिक को मिसगाइड नहीं करेंगे, और जो ऑफिस में बैठे हों वो भी मिसगाइड नहीं करेंगे, गलत तरीके से सैंक्शन नहीं देंगे। और यहां तक कि आपने शायद अभी कुछ एक दो दिन में या अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कई बार किसी वीआईपी को एडजस्ट करने के लिए रूल्स बदल दिए जाते हैं, चलिए वो एक अलग बदल मामला दिए जाते हैं, वो एक अलग मामला है। रूल ऑफ लॉ नहीं, तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। और जो साइकोलॉजिकल जो आपने पूछा है, इन बोरोवर्स की जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, फ्लैट ओनर्स की पोजीशन बहुत बुरी हो गई, और बेचारे वो फैमिली के लिए जो एक मकान खरीदना चाहते हैं वो नहीं जानते थे कि इसमें इतनी बड़ी उनके साथ चीटिंग होगी, जिसमें प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने अप्रूव किया, दोनों की मंशा के साथ ये वायलेशन हो गई हैं। देखिए, कोर्ट के लिए रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, उन्होंने ये देखना है कि रूल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर
अगर आप सिंपैथी को ऐसी एक्सरसाइज करना चाहेंगे तो पहले बहुत से फैसले ऐसे हो चुके जिसमें सिंपैथी के बेसिस पे चलो डिमोलिशन नहीं हुई, लेकिन अब ये ऐसा समय आ चुका है कि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सिंपैथी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। ये कह के कि अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कई लोगों के इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो कम से कम उनकी हिफाजत के लिए ये इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाए। नहीं, इलीगलिटी है, रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करते हुए अगर इनको डिमोलिश करना पड़े बिल्कुल डिमोलिश होने चाहिए। और इट शुड बी ए लेसन फॉर दी इन्वेस्टर्स के लिए भी और बिल्डर्स के लिए भी खासकर, और दोज हु आर इन ऑफिसेज जो इन तरह के प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं उनको एक बहुत बड़ा काशन है, वार्निंग है। देर में गुरजीत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बैंक मैनेजर हैं वो, उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि अब तक ये हम सभी मानते आए हैं कि अगर गवर्नमेंट बैंक किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रही है तो फिर उस प्रोजेक्ट में आंख मीच करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक ने सब देख परख कर ही लोन दिया होगा। लेकिन अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स ने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को लोन देने की हामी भरी है जो बाद में आगे चल करके विवादित हो जाते हैं। के मित्तल साहब हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं बायर्स के। के मित्तल साहब, अक्सर देखा गया है कि तमाम प्रोजेक्ट्स में बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में जो बायर है वो फंस के रह जाता है। अब देखिए, ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये जो हमारे साथ कुमार जी बैठे हैं, आर.के. अरोड़ा आए नहीं वादा करके, एक आध प्रोजेक्ट इनका अगर कहीं फंस जाए तो इनकी सेहत को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जो बायर है वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके एक मकान खरीदता है। जब वो ऐसे पचड़ों में फंसता है तो उसके सामने फिर कोई सूरत नहीं होती। देखिए, मैं बायर्स का रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ खुद सुपरटेक में इस प्रोजेक्ट में भी बायर हूँ। अगर आपको एमरल्ड टावर में आप बायर हैं? जी बिल्कुल, मैं बायर हूँ एपेक्स टावर में। अगर इसकी विडंबना देखें तो 2009 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। उस समय सारी अप्रूवल्स वगैरह थी। उस समय जो शुरू में लॉन्च हुआ था अप्रैल के महीने में, मुझे अभी भी याद है, उस समय G+19 फ्लोर थे, फिर 21 हुए, फिर 24 फ्लोर्स हुए। उस समय सारी सैंक्शंस थी, अप्रूवल्स थी, ऐसा हमको बताया गया, दिखाया भी गया। G+24 की अप्रूवल थी, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से पूरा वाकिफ हूँ, इसलिए मैं पूरी इसको पूरा नरेशन इसकी दूंगा। 2009 के बाद इसका जो मंशा थी शुरू से इस प्रोजेक्ट की, काफ़ी स्लो प्रोग्रेस रही। मेरे ख्याल से उनको पता था कि नोएडा अथॉरिटी के साथ वो मिले हुए थे कि इसमें FAR वगैरह, FSI वगैरह बढ़ाया जाएगा, और वो चर्चा टाइम टू टाइम चल रही थी। उसके बाद इन्होंने 2011 में हमको पोजीशन देता था, नवंबर 2011 में, एज पर द बायर्स बिल्डर्स एग्रीमेंट। 2012 में ये परमिशन ले रहे हैं कोई सितंबर अक्टूबर में G+40 की, और उस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है सैंक्शंस की। इसमें बायर्स का कोई दोष नहीं है, इसमें बायर्स का कोई दोष नहीं है, ना बायर्स इन सैंक्शंस को ठीक जांच पड़ताल कर सकता। हाँ। जो वो तो बैंक पर रिलाय कर लेता है ना, वो तो बैंक पर रिलाय कर लेता है। नहीं, बैंक पे भी रिलाय करता है, पर जब आपके पास प्रॉपर सैंक्शंस हैं और लेकिन आपकी मंशा, आपकी नीयत खराब है, तो उसमें बायर का कोई दोष नहीं है। कोई ऐसा प्रावधान या लीगल पेपर्स आर अवेलेबल which tells the buyer that these are the legal तो फिर इसके लिए documents. दोषी कौन है मित्तल साहब? इसके लिए दोषी अथॉरिटीज एंड द बिल्डर। बिल्डर की ग्रीड बिल्कुल दोषी है। बिल्डर को पता है वो क्या कर रहा है, वो डिले कर रहा है प्रोजेक्ट को। एक प्रोजेक्ट नवंबर 2011 में कंप्लीट होना था, पोजीशन देना था। 2012 सितंबर अक्टूबर में वो परमिशन ले रहा है 40 फ्लोर की। ये अपने आप एक विडंबना है। उसमें उस विडंबना को कंप्लीट करते हुए जितने भी बिल्डिंग बायलॉज थे उनकी सबकी धज्जियां उड़ाई गई। जो अपार्टमेंट एक्ट्स थी उनकी धज्जियां उड़ाई गई। जो फायर नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं करा गया। विनीत वर्मा मेरे साथ हैं, एक इन्वेस्टर हैं। विनीत, आप जब इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में तो क्या कुछ देखकर इन्वेस्ट करते हैं? आपको पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या आगे डिस्प्यूटेड नहीं होगी, या फिर बस केवल एक बिल्डर का आपने नाम देखा और इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने उन बैंकों की फहरिस्त देखी जो लोन कर रहे हैं और इस आधार पर आप इन्वेस्ट कर देते हैं?
जी नहीं, सबसे पहले हमको देखना होता है कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है। और सुपरटेक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ? ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सुपरटेक एक बड़ा बिल्डर है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। और या उसका आपने कहा ना, मैं पहले बैनर देखता हूँ, एक बिल्डर देखता हूँ कि उसका क्या गुडविल है। लेकिन उसमें ये भी देखना होता है कि उसका बैकग्राउंड किस तरीके का है। बैकग्राउंड के मामले में अगर हम देखें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने भी बड़े बिल्डर हैं उन्हीं के ही ज़्यादातर फ्रॉड्स हमारे को सामने आ रहे हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से कि हम लोग एक निवेशक होने के तौर पर बहुत बड़ा एक खामियाजा उठा रहे हैं। और जैसा कि साहब ने बताया कि हम इसके अंदर अपना RTI भी डाल सकते हैं, परंतु RTI डालने के बाद भी हमारे को वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिल सकती जो कि एक हिडन इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि NGT का मामला हम लें, NGT के मामले में किसी को पता ही नहीं था कि NGT का भी मामला सामने आ सकता है, वो भी उस समय जबकि सारे प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीशन के दौरान है। और इसी तरह से पटवारी का इशू है। आज नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इतने फ्लैट्स 2 से 2.5 लाख फ्लैट्स तैयार हैं, लेकिन फिर भी पटवारी इशू, कभी बिसरक इशू, इस तरीके से इश्यूज़ में अगर फंसते रहेंगे तो किस तरह से कोई निवेश करेगा और किस तरह से हम अपने मनी मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। ये अनु खान ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा या ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR की जितने भी बिल्डर हैं लगभग सभी पहले से ये मन बना के बैठे होते हैं कि हमने ज़मीन लेनी है अथॉरिटी से, क्या क्या करना है, वो उनको सब पता होता है और सारे अप्रूवल उनके पास होते हैं। आगे भी की वो सोच के रखते हैं कि हमें अप्रूवल मिल जाएगा। और नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा में सुपरटेक या जितने भी बिल्डर हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज भी आप देखेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन में करीब दर्जनों प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो लेट चल रहे हैं। उनकी वजह सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि FAR हमें 1 साल बाद मिलेगा, 2 महीने में मिल जाएगा, 3 महीने में मिल जाएगा। उसमें फंसता कौन है? फ्लैट बायर। जो आज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप अगर गौर से देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बायर का नुकसान है, इसमें बिल्डर का फायदा है आज के जो ऑर्डर में, क्योंकि वो EMI दे रहा है बैंक के पैसे वो कैसे रिटर्न करेगा? कोर्ट ने कह दिया कि आप उनके पैसे दे दें, तो वो पैसे जो बिल्डर देगा 14% इंटरेस्ट के साथ देगा, और वो कौन सा इंटरेस्ट देगा, कितने अमाउंट पर देगा, ये भी कुछ आज की डेट में पता नहीं है, ये क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसमें बायर फंसता चला जाएगा। इसमें तो काफी कुछ क्लैरिटी है, काफी कुछ क्लैरिटी सर। जब आप जाते हैं बिल्डर से पैसा लेने, आप देखें वो 2 साल में पैसे भी आपको वापस नहीं करेगा कोई भी बिल्डर। मैं एक बैकग्राउंड एज ए बायर और इसमें बता दूं कि ये जो फैसला आया है ये क्यों आया है। जी, मेरे ख्याल से इसकी बैकग्राउंड शायद अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उस फैसले में था कि भाई बिल्डर शुड बी returned their money along with interest of 14% on a cumulative basis. compounded basis. Within 4 months of the date of order, जिसकी डेट अभी 12 अगस्त है। उसके बाद बिल्डर के साथ, सुपरटेक के साथ एक मीटिंग होती है बायर्स की। उसमें उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी सबको कि भाई ठीक है, जो आप निकलना चाहते हैं मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा, जो ऑप्ट करना चाहते हैं, मेरे किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, मैं उनको ऑल्टरनेटिव फ्लैट्स वगैरह दे दूंगा ऑन द कार्ड रेट। उसके बाद उन्होंने SLP और सबको इसका लेटर दे दिया। ओपन हाउस डिस्कशन था, लेटर सबको अलॉट कर दिया। लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई करा, कुछ लोगों ने ऑल्टरनेटिव फ्लैट्स के लिए अप्लाई करा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करी सुपरटेक ने, तो उन्होंने कहा भाई अब तो और स्टेटस को हो गया मैटर, क्योंकि उन्होंने कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया, तो अब हम रिफंड तभी करेंगे जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो वहां भी उनकी नियत पे मैं कहता हूं कि एक सवाल उठाए जा सकते हैं। हमारे साथ परविंदर भाटी भी हैं। उसके लिए बायर्स ने एक SLP फाइल करा कि भाई जो इन्होंने अंडरटेकिंग करी थी उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको ऑर्डर करा जाएगा। तो ये ऑर्डर है। इस मुद्दे पर सीधा आप बोलेंगे कि उनकी नीयत खराब थी, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनके पास ये प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आ गई है उसके बेसिस पे अब उनके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो सर अंडरटेकिंग नहीं लेनी चाहिए थी, अंडरटेकिंग नहीं लेनी चाहिए। आप आर्ग्यूमेंट आपका बचाव कर रहे हैं, अबे आपको करना
बताना भी चाहिए। आपको अगर फ्लैट बात तो लेना करना था भी बाहर चाहिए, आप को, भी तो एक बड़े आपको बिल्डर हैं। अंडरटेकिंग लेने की क्या जरूरत थी? अंडरटेकिंग क्यों लिया आपने? लेकिन ये बेवकूफ बनाना था बाहर को, आपको उनको बाहर करना था। ये सिर्फ मामला यही नहीं है कि बायर अपने आप को ठगा महसूस करते। परविंदर भाटी हमारे साथ है, क्योंकि ये मामला बहुत इनिशियल स्टेज में भी धोखाधड़ी का निकल करके आता है। जब हमने देखा नोएडा एक्सटेंशन में तमाम किसानों ने आंदोलन किया और आज तक ग्रेटर नोएडा के कई किसान आंदोलन कर रहे। परविंदर भाटी साहब, अथॉरिटी और बिल्डर्स किस तरीके से मिलकर के जिन जमीनों की जिन किसानों की जमीनों को लेते हैं उनके साथ भी धोखा करते हैं, ऐसे भी कई मामले आपके सामने आए। हाँ, निश्चित तौर पर एक्चुअल में ये जो लड़ाई मैं देख रहा हूँ, प्राधिकरण और बिल्डर ने जो एक लूट मचाई थी किसान के साथ, लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। किसान के साथ लड़ाई वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बिल्डर्स ने एक बहुत सुनियोजित तरीके से अपना प्री लॉन्च किया, जबकि प्री लॉन्च करने की उस समय की सरकार ने वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी जी। तो मेरा मानना यह है कि जो बायर्स और बिल्डर की लड़ाई है, मैं इससे सहमत उतना नहीं हूँ। ये लड़ाई सबसे पहले किसान और अथॉरिटी की है। किसान को बेघर कर दिया गया, उसका सामाजिक हैसियत खत्म कर दी गई और उसमें एक वर्ग आ गया बायर्स, और बायर्स ने शुरू में सपोर्ट किया बिल्डर्स को। पीड़ितों की कतार में किसान अकेले नहीं रहे, बाद में बायर्स हुई, उनको सपोर्ट किया। जब बिल्डर्स जी हाँ जी, जब बायर्स को लगा कि बिल्डर ने एक गेम खेला आपके साथ और आपको भी ठग लिया, और ये जो शिफ्ट वाला मामला था, जब पतवाड़ी का अधिग्रहण 19 जुलाई 2011 को रद्द हुआ, तो इन्होंने ये स्कीम दी कि हम आपको ट्रांसफर दे देते हैं और आप चाहें तो अपने पैसे रिटर्न कर लें। लेकिन मैंने कम से कम 100 मेरे पास बायर्स भी आए हैं जिनके मुकदमे मैंने, उनमें से लगभग 1 दर्जन लोगों के मुकदमे दायर कराए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में, और कई बार डिबेट हुई है इस पे अलग अलग चैनलों पे। तो उन लोगों को पैसे लेने के बावजूद उनके फ्लैट कैंसिल कर दिए गए, या शिफ्टिंग की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई, और उसके शिफ्टिंग के बगैर वो उनके फ्लैट कैंसिल कर दिए। मैं ये मानता हूं कि इसमें जो सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है वो किसान के साथ हुई है। इसमें अथॉरिटी, उस समय की सरकार ने इनको पता थी। ठीक है, आप किसानों के वकील हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, सही बात है, देखेंगे। लेकिन अभय कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो जाता है, फ्लैट्स बुक हो जाते हैं, और इस बीच किसी को पता भी नहीं चलता है कि अवैध निर्माण हो रहा है। बिल्डर्स इतनी हिम्मत कर कैसे लेते हैं? देखिए, इसमें टाइम टू टाइम अथॉरिटी जो है एफएसआई बढ़ाती रहती है। एफएसआई का बढ़ाने का उनका समय पर उनका भी जजमेंट आता है कि अभी इतने से इतने एफआईआर बढ़ा दी जाए। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो शुरू नहीं हुए होते हैं या जिनकी फाउंडेशन नहीं हुई रहती है, जिनमें नंबर ऑफ फ्लोर कितने बनाने हैं उन लोगों ने उस समय तय नहीं किया होता है, तो उनको एक मौका मिल जाता है कि अब बढ़े हुए एफएसआई में एडिशनल फ्लोर्स हम खींच सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अथॉरिटीज को एक चीज फ्रीज कर देना चाहिए कि जब बिल्डिंग परमिशन मिलती है उस समय जो प्रिवेलिंग एफआईआर था, उस एफआईआर को कल होकर एफआईआर यदि बढ़ा भी दिया जाए तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं हो। तब जाकर ये बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें जो बाद में उठकर आती हैं, जो अभी के जिस चीज पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है, बात आपकी सही है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि बिल्डिंग सैंक्शन हो जाती है, अप्रूव्ड हो जाती है, बिक जाती है, फिर उसके बाद एफएसआई, एफएआर और अथॉरिटीज़ जैसे फायर अथॉरिटीज़ आ जाएंगी, कोई अपार्टमेंट एक्ट आ जाएगा, कोई नेशनल ग्रीन बिल्डिंग ट्रिब्यूनल आ जाएगा, और जब आप खाली उसका पोजीशन लेने जाते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन के समय जाते हैं, तब वो अथॉरिटीज़ कहती हैं नहीं ये तो सब इलीगल है, ये तो सब ये है, यहाँ तो ये इरेगुलरिटीज़ हैं, तब वो बायर्स की गर्दन पे तलवार चलाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसके अंदर आप सीधा बिल्डर को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। जैसे एनजीटी का मामला है, एनजीटी में बिल्डर कैसे दोषी हो गया, आप ये बताएं। इसमें देखो सरकार भी इन्वॉल्व है। 2010 से यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू था,
सरकार ने यहाँ इसमें authority ने मेरा मानना जानबूझ ये के है इसको इसमें लागू बिल्डर नहीं भी कर रही। दोषी है। आर के कपूर साहब एक आखिरी सवाल अथॉरिटी और बिल्डर की मिली भगत की तो बात कर रहे हैं, पर क्या बैंक भी मिले हुए हैं? कैसे अप्रूव कर देते हैं? तब तो आप बैंक को भी बोलेंगे कि बैंक भी मिले हुए हैं। उसमें एक्चुअली बैंक की प्रॉब्लम ये है ना, बैंक तो उस समय ये देखेगी अप्रूवल, देखिए अगर गवर्नमेंट से मिली हुई है, डिपार्टमेंट से मिली हुई है, तो बैंक के लिए तो ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अगर अप्रूवल है तो अप्रूवल सैंक्शन अगर मिली हुई है तो सैंक्शन के हिसाब से उनको तो लोन देना है। ठीक है, तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट की सैंक्शन अगर गलत है वक्त बिल्कुल इस डिबेट के लिए अब बचा नहीं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस अहम मुद्दे पर आप लोग आए और आपने चर्चा की, अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और बहस का मुद्दा